नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में आज की कक्षा में हम आपके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कक्षा 10 की गणित विषय का है। इसका आज हम लोग पहला सेट करने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग 4 सेट और करेंगे, टोटल 5 सेट प्रैक्टिस पेपर के करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। ठीक है। आपको क्या करना है कि एग्जाम देने से पहले पहले इन सभी पांचों सेट्स के जो क्वेश्चंस हैं इन सभी को आपको देख करके बना करके ही जाना है। विश्वास मानिए कि आप इन सभी को बना के जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको सामने ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा वो है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ध्यान दीजिए 156 है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में देखिए जहां जहां 5 आ रहा है, 5 आने का मतलब है कि इसमें जब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। सबसे पहले डी वाले को चेक करिए, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका 156 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिया हुआ है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर होता है यानी r का मान वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 7√5 कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। ये सभी बच्चे हमारे जानते हैं बहुत अच्छे से। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ये क्या होता है? ये अद्वितीय होता है। ये आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है? आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में 1, 2 और ये 3 जगहों पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ काट रहा है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या है? स्क्वायर रूट में 15 और माइनस स्क्वायर रूट में 15 यानी प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस प्लस का c बाई ए होता है। c कितना है? 2, 2/1 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 2। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए यहाँ दिया हुआ समीकरण, रैखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, ऐसी सिचुएशन जब होती है तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। और रेखाएं इस तरीके से जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन बिंदु मिलता है, उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है। इसका मतलब उसके हलों की संख्या क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक होती है, जो कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसी को हल बोलते हैं। और जब कभी किसी सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है यानी हल सिर्फ एक होता है तो उसे बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी कि आपका विकल्प संख्या ए 8वें का ये सही हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा? आप सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x बराबर 14 और 4 मिल करके 18। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 9। x बराबर 9 आ गया, जाहिर सी बात है 14 लाने के लिए y कितना होगा? 5 हो जाएगा, राइट। तो 9,5 ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी ही आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या कह रहा है? असंगत। असंगत का मतलब कोई हल नहीं है, ठीक है। अब दो रेखाएं हैं जिनके कोई हल नहीं है, ये तभी संभव हो सकता है कि जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ए समांतर होंगी, राइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा और उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम लोग उसका हल कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नहीं होगा। एक्स स्क्वायर कटेगा, नहीं होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी रहेगा और यहाँ नहीं रहेगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वही आपका द्विघात समीकरण बनेगा, यानी सही हो जाएगा, राइट। आप क्या करेंगे? इन सभी को ओपन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं असमान है। तो क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये धनात्मक होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्ति कर डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए।
आपकी फिर कह रहा है द्विघात समीकरण इसका विविक्तिकर डी का मान क्या होता है वो होता है, तो विविक्तिकर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसमें है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, राइट। आगे चलते हैं, यदि विविक्तिकर का मान डी का मान ऋणात्मक है तो इनमें से इसके मूल क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होंगे, काल्पनिक हो जाते हैं। निम्न में से कौन एपी है, एपी होने के लिए अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आ रहा है, ये एपी नहीं है क्योंकि इसमें पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। ऐसे ही -2 के बाद है 2 आ गया है, फिर 2 के बाद फिर -2 आ जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ 2 - 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 4, राइट। लेकिन जैसे ही आप आगे फिर -2 फिर -2 करिएगा तो आ जाता है माइनस 4, यानी पदों की संख्या जो है वो सेम नहीं बन रही है। इसका मतलब आपका ये वाला भी विकल्प नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका क्या बनेगा, 1 -1, 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि -1 हो जाए, तो जाहिर सी बात है -2 ऐड कर दिया गया, फिर -2 ऐड किया गया, फिर माइनस। इसका मतलब आपका बी जो है यही सही है, क्योंकि हर जगह पदों की संख्या, पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है, जो कि कितना है, -2 है, राइट। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक एपी दी हुई है, यहाँ पे 3/2 1/2 -1/2 -3, इस तरीके से इसके लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है। तो जाहिर सी बात है, प्रथम पद क्या बनेगा, 3/2। 3/2 कई सारे विकल्प में है। अब सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 -3/2, आप वैसे भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस 2/2, -2/2 मतलब -1। सो आंसर क्या बन जाएगा, प्रथम पर 3/2 और सार्वंतर हो जाएगा आपका -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट। अब आप हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला जो 4 का मल्टीप्लायर नंबर आएगा जो कि 10 से आगे है, वो है आपका क्या बनेगा, वो है 12 बनेगा, राइट। 12 के बाद 12 4 16, इसी तरीके से ये एक एपी बनती चली जाएगा, और लास्ट टर्म है आपका क्या बनेगा, जैसे इसने कहा कि 250, तो 250 से ठीक पहले वाली संख्या कौन होगी जो कि 4 से डिवाइड हो रही होगी, तो वो होगी 248। ये कैसे आप पाएंगे, तो आप करेंगे 250 को 250 को भाग लगा दीजिए 4 से, तो कितनी बार में जाएगा ये पूरा पूरा, 4 छंग 24, और 10 बच जाता है, 4 दूनी 8, 2 बच जाता है शेषफल, यानी कि ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड होने के लिए इसमें क्या हो जा रहा है, ये 2 ज्यादा है, यानी कि इसमें से अगर 2 कम कर दीजिएगा तो वो 4 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगी, जो कि लास्ट पद होगा इस एपी का ये लास्ट पद है, और ये 12 क्या है, ये आपका प्रथम पद है, और सारवंतर डी का मान कितना है, 4 है। तो हम क्या लगा देंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 248 बराबर क्या लगाएंगे, ए, यानी कि 12 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है आपका, 4 है, तो यहाँ से ये 12 इधर जाएगा, कम हो जाएगा, कितना बनेगा, 236 बराबर 4 इंटू n-1। यहाँ से 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार में, 4 पंचे 20, और 4 9 36 बराबर n-1, सो n बराबर कितना हो जाएगा, 60, राइट। तो n का मान हो जाएगा 60, यानी कि पदों की संख्या कितनी बनेगी इसमें, 60, यानी इसके 4 के कितने गुणज होंगे, 10 से 250 के बीच में 60 गुणज होंगे 4 के, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आकृति दी हुई है, इसमें डीई पैरेलल बीसी कह रहा है, इस फिगर में डीई पैरेलल बीसी है, और कह रहा है कि एडी 3 है, एडी कहाँ पे है, ये 3 है, और बी डी 1.5 है, 1.5 है ये बी डी, और आगे कह रहा है कि ईसी 1 सेंटीमीटर, ईसी 1 है, तो जाहिर सी बात है ये 3, डेढ़ डेढ़ का ये 2 गुना है, तो 1 का भी ये वाला क्या बनेगा, 2 गुना, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं, जैसे एक त्रिभुज ये है आपका, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इस पर एक बिंदु है यहाँ पर डी, जो कि इसका मध्य बिंदु है, और फिर कह रहा है कि एक त्रिभुज इस तरीके से है ई, है ना, यहाँ दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, ऐसे है, ये है ई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये साइड अगर एक्स है, ये एक्स है, तो ये पूरा x/2
टू हो जाएगी, यानी कि दूसरे वाले BDE वाले की प्रत्येक भुजा x/2 होगी और बड़े वाले की x होगी। तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल BDF के, राइट। जब BDF के सिमिलर होगा तब इनका जो एरिया का रेशियो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ BDF, ये किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जैसे इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, एक की x है और दूसरे वाले की x/2 है, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी बराबर में x से x कटेगा, यानी ये 1/2 है, 1/1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/1 का स्क्वायर होगा, तो ये फाइनली आएगा 4:1। तो आंसर क्या बनेगा, ये हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 4:1, राइट। ये क्वेश्चन कराया गया है। आगे देखिए, एक त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब एकदम सोचना ही नहीं है, तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, ध्यान देना, यहाँ पे A हो गया, ये C हो गया, तो कौन बच रहा है, B। इसी B वाले कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, राइट। यहाँ A और C ये दोनों कोण आप वैसे भी देख लो, AC सबसे बड़ी भुजा दी हुई है, तो ये है A और ये वाली C बनेगी, तो यही वाला B बनेगा, जाहिर सी बात है यही आपका 90 बनेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम के हिसाब से हम लोग कर लेंगे, राइट। अब आगे कह रहा है कि PXY एक बिंदु है, PXY की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी, तो जाहिर सी बात है x और y का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट के भीतर में, ऑप्शन नंबर डी, राइट। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, जैसे एक रेखा है AB, इसका एक कोई बिंदु है यहाँ पे P, ये M1 और ये है M2, कह रहा है कि मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है M1 बराबर M2 होगा, तो M1/M2 क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा आंसर, यानी 1:1, राइट। इस तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं। आगे कह रहा है कि 1 - tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी सही हो जाएगा। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72, तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन, लिख सकते हैं उसको साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, राइट। और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस का 72 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 72 डिग्री बटे में कॉस 72, और ये कट करके क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, राइट। आगे लिखा हुआ है tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो साइन A, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो जाहिर सी बात है कर्ण कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। और साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना था 4 4, और कर्ण कितना था 5, तो 4/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, ज्यादा कलम चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना है ना। भूमि के एक बिंदु से, देखो किस तरीके से करना है, भूमि है, भूमि के एक भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए ये बिंदु है P है, ये है आपका मीनार है, ये मीनार है ना। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये दूरी जो है 30 मीटर है, और इस मीनार से ये जो उन्नयन कोण है ये है आपका 60 डिग्री का दिया हुआ है, राइट। और ये अगर मीनार की ऊंचाई h है, तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, जाहिर सी बात है tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है h बटे आधार कितना है 30, तो tan 60 का मान होता है √3, यानी √3 बराबर h/30, सो यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा, 30√3, 30√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q वाला कोण समकोण है, ध्यान रखना, एक त्रिभुज है यहाँ बना रहा हूं मैं PQR, है ना, यहाँ Q पे जो है समकोण है, तो ये P है, ये R हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है कि PQ जो है 3 सेंटीमीटर है और PR ये वाली 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये वाली भुजा क्या बनने वाली है, तो जाहिर सी बात है 36 माइनस का 9, पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगी 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 3√3, तो ये बन जाएगी 3√3। अब आपको निकालने के लिए कौन सा कह रहा है, कि कोण QPR, कोण QPR, यहाँ देखो
क्यू पी आर कहाँ बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, यानी बिंदु पी पे जो कोण बन रहा है वो। तो हम लोग इसको निकालते हैं टेन पी बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब आपका 3√3 है। लंब कितना है हमारा 3√3/3, ये कट जाएगा, बराबर आएगा √3। तो टेन पी बराबर √3 आया, तो इसका मतलब पी बराबर कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। राइट, तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। एक वृत्त की कितनी समांतर एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, ध्यान रखिए, तो एक वृत्त है, इसकी सिर्फ और सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। राइट। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, मान लीजिए यही आपका वृत्त था। इस वृत्त पर इसके स्पर्श बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से यहाँ पे ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है और कह रहा है केंद्र O से इस Q की जो दूरी है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए कोई बिंदु है P। तो आपको ये जो OP है ये निकालने के लिए कह रहा है, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या बनेगी, ये 24 है, ये 25 है, तो OP बराबर क्या बन जाएगा, OP बराबर स्क्वायर रूट के भीतर में 625, यानी 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576। ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, ये आएगा स्क्वायर रूट के भीतर में 49, और वर्गमूल इसका निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर बन जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राइट, इस तरीके से बनेगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना लीजिए, दो दो इस तरीके से यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हम बना लेंगे। यहाँ पे इसका केंद्र है O, इस तरीके से ये इसको टच कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को 80 डिग्री के एंगल पर क्या है, झुकी हुई हैं। और स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे पे लंब होती हैं। आप देखिए ये जैसे ही ये मान लीजिए P है, ये Q है, और ये R बिंदु है, तो यहाँ पे ये कोण कितना बनेगा, ये बन जाएगा 40, और ये वाला भी बन जाएगा 40 अपने आप ही। ये वाला है 90, ये है 40, 90 4 130 में से ये कितना बन जाएगा 50 डिग्री का बन जाएगा। और इसी एंगल को आपसे पूछ रहा था, इसका नाम क्या है POA। देखिए PO, सॉरी ये Q और R नहीं होके ये A और B दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 50 डिग्री का। आंसर सही हो जाएगा ए वाला। राइट। आगे चलते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये देखिए सर्कल है, इस सर्कल का ये त्रिज्या दी हुई है, यहाँ केंद्र पे कोण कितना है 60 डिग्री है, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है थीटा यानी कि 60/360 इंटू पाई, यानी 22/7 इंटू 6 × 6। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 से ये 36 बार में, और 6 1 के 6, यानी कि क्या बन जाता है 22 × 6 और बटे में 7, है ना। यहाँ से ये हो जाएगा 22 छक्के 132 हो जाएगा, और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। राइट। आगे कह रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है ना। तो क्या हो जाएगा P डिग्री बाई 360, और इनटू में पाई R स्क्वायर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये देखो 2 दिख रहा है, 2 से ये कट जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही हो जाने वाला है। राइट। तो आगे चलते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मान लीजिए उस वृत्त के उस वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R, तो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई 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 सब में कॉमन है तो कट जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर बराबर R1 कितना है यानी 64 प्लस 36 यानी कि 100 आ गया। सो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा कौन सा वाला आपका
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो ये पीछे वाले में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था क्वेश्चन पेपर, उसमें भी है। तो इसकी लंबाई होती है इसके विकर्ण के बराबर, यानी कि 12 का 144 प्लस 81 प्लस का 64, राइट। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 4 1 5 4 9 बन जाएगा, और 6 8 से 14, 14 14 28, 289, और ये स्क्वायर रूट है किसका, ये है 17 मीटर, राइट। तो आंसर बन जाएगा आपका 17 मीटर। आगे है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर कितना है, 7 गुणे 7 गुणे एच कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको 7 से 7 कट जाएगा, 7 पचे 35, 22 गुणे 35 है ना। तो 22 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 770, 770, और इतना सेंटीमीटर क्यूब, राइट है। वॉल्यूम है, इसमें सारे ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि गलत है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यही चुनना पड़ेगा। तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा लगाएंगे, ये बी लगा देंगे, राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातुओं के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, इस बड़े गोले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो क्या बन जाएगा, इनका जो आयतन है, यानी कि बड़े वाले का आयतन बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। छोटे गोले का जो आयतन है उन सभी के आयतन को जोड़ देंगे तो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ा आर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 4/3, सब में कॉमन रहेगा, और पाई भी कॉमन रहेगा, 4/3 4 पाई/3, ये हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, राइट। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा तो बचेगा R क्यूब बराबर R1 क्यूब। R1 कितना है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। तो 6 36 छक्के, ये आएगा आपका 6 का क्यूब बन जाएगा आपका 216, प्लस 8 का क्यूब बन जाएगा आपका 512, और प्लस 10 का क्यूब बन जाएगा 1000, है ना। इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो ये आएगा 17 17 28, राइट। ये 17 28, और ये हो गया आर क्यूब का मान। आर क्यूब बराबर 17 28, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा, ये किसका घन, इसका घनमूल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आंसर बन जाएगा आपका सी वाला 12 सेंटीमीटर, राइट। आपको क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि माध्य दिया हुआ है 60 है, और माध्यिका दी हुई है 50, तो बहुलक होगा। आपको पता होना चाहिए, एक जो फॉर्मूला होता है, इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 टाइम्स माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूले में हमको बैठा देना है। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना है 50, 50 दिया 5 दिया 15, 150 बराबर बहुलक, और प्लस 2 गुणे माध्य, माध्य का 2 गुना कर देना यानी कि 120 हो जाएगा, है ना। 60 का 1 120, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 150 में से 120 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 30 हो जाएगा आंसर। सो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 37 का। किस प्रकार का तोरण है, ये देखिए, निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं से अधिक प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण। इसी जगह पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर यही उच्च सीमा दिया होता तो उसका आंसर बन जाता से कम प्रकार का तोरण, है ना। ये चीज आपको इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में हमने बताई है अच्छे से, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, ऋणात्मक संख्या जो है नेगेटिव प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती और एक से बड़ी भी नहीं होती।
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 6.62। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है ना? तो संगीता के जीतने की प्रायिकता है 0.62%। तो जाहिर सी बात है बाकी का जो चांस बचता है उस चांस में कौन जीत सकता है? रेशमा जीत सकती है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.62 यानी कि 0.38 है ना। तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.38। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर था, ये समझिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर था, जिसे हमने आपके साथ में साझा किया और इसे हमने बनाया भी आपके सामने। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्द ही हम अगला इसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और वेट करिए अगले वाले वीडियो का। धन्यवाद।